हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 का जीके जीएस और 25 का आपका मैथ आएगा। चलिए मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिलेबस दिया है आपका। यानी यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। और यदि हम बात करें तो देखिए, हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल स्टडीज है यानी जीके, और मैथमेटिक्स यानी गणित है। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपको जो है कुल 90 मिनट मिलेंगे इसको करने के लिए। और यदि आपने क्लियर कर डाला तो 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग होगी, 25 नंबर की अंग्रेजी की टाइपिंग होगी, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। चलते हैं अब प्रैक्टिस सेट की तरफ अपने। तो हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी का है, जो कि इस प्रकार है कि केसी की वृत्ति से संबंधित रस बताइए। देखिए, केसी की वृत्ति की यदि हम बात करूं तो ये श्रृंगार रस से संबंधित है। मतलब इसमें जो प्रधान पात्र होते हैं तो प्रधान पात्रों के व्यवहार को क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जो केसी की वृत्ति है ये किससे संबंधित है, ये श्रृंगार रस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें पूछा है बनारस शब्द का तत्सम रूप है। यानी जो बनारस है इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो भैया इसका ये जो आज हम बोल देते हैं ना वाराणसी, ये ही इसका तत्सम रूप है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या रखा है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जाऊंगी, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हारी उचित तप मो कहूँ भोगू। मतलब उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना, कौन सा अलंकार होगा, ठीक है। यदि हम बात करें अलंकार की, तो इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार दिया है। इस पंक्ति में पंक्ति को सीधे पढ़ने पर कोई विशेष अर्थ या बदलाव नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें कंठ स्वर में बदलाव है, पढ़ने पर अद्भुत व्यंग की व्यंजना होती है। इसलिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि सही वर्तनी चिन्हित कीजिए। मतलब सहानुभूति कौन सा सही लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी में हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये ही राइट है, सहानुभूति, बाकी गलत लिखे हुए हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। मतलब जो विष्णु है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द बताना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें तो गरुण ध्वज, ये विष्णु का पर्यायवाची हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें पूछा है हमसे कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब ये जो 4 वाक्य लिखे हैं इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 आपके अशुद्ध गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक फूलों की माला ले आइए, गलत है। फूलों की माला ले आइए, एक फूलों की एक माला ले आइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर भी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें हमसे क्या कहा है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो देखिए, मनुष्य बहुत होते हैं और ये मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक है, मंडल व्यक्तिवाचक है, ठीक है, गंगा व्यक्तिवाचक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि प्रत्यय में उपसर्ग पहचानिए। मतलब ये जो शब्द दिया है ना आपका प्रत्यक्ष, इसमें हमें उपसर्ग बताना। तो जो शब्दांत के शुरू में लगता है वो ही उपसर्ग होता है, और जो बाद में लगता है वो बाद में होता है प्रत्यय। लेकिन हमसे पूछा उपसर्ग, तो प्रत्यक्ष में उपसर्ग कौन सा होगा, प्रति प्लस अक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष यानी प्रति। आगे कहना है ये जो बना है ज्ञ, इसे ज्ञ ज्ञानी बोल देते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो ये जो ज्ञ वर्ण बना है ये बना है आपका जय प्लस उए से मिलकर के, ठीक है ना, अय्या। तो आपका वी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 में हमसे क्या कह रखा है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। मतलब जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसको कहते हैं अग्रणय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा है कि पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है। मतलब ये पगड़ी उछालना जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपमान करना, यानी आपने किसी की पगड़ी उछाल दी तो समझ लो उसका अपमान कर दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें कहा है खाक डाले चांद नहीं छिपता। मतलब खाक का मतलब होता है राख, है नहीं, चांद पे कितनी भी राख डाल दो चांद नहीं छिपेगा। तो खाक डाले चांद नहीं छिपता लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसका राइट आंसर ये होगा अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, डी आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि वह जो जा रहा है चोर है, वह जो जा रहा है चोर है, वाक्य में सर्वनाम का भेद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद की यदि हम बात करें, वह जो जा रहा है यानी वह का संबंध किससे है, चोर से है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 14 है। 14 में हमसे क्या कहा है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। मतलब देशज शब्द इन चार में से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये जो चमचा है ना, ये देशज शब्द नहीं है, बाकी सब देशज शब्द है। ठीक है, चमचा जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है जो हमारी हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, तो 15 में कहा अव्ययभाव समास का उदाहरण है। मतलब इनमें से कौन सा अव्ययभाव शब्द समास का उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, यदि हम बात करें यथाशक्ति, ये अव्ययभाव का उदाहरण है। भरपेट भी अव्ययभाव का उदाहरण है। प्रति एक, प्रति प्लस एक, ये भी। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब अव्ययभाव के उदाहरण है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 में हमसे कहा है कि गरिमा का विलोम बताओ। तो गरिमा का जो विलोम होगा वो होगा आपका लघिमा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में कहा है गण का पति गणपति, गण का पति गणपति, यह कौन सा समास है, ये हमें बताना है। तो भैया गण का पति गणपति, गणपति में कौन सा समास है, हमें ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि मैं बात करूं, तो गण का क्या है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 की, तो इसमें क्या कहा है, हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में विराम चिन्ह नहीं है। मतलब निम्नलिखित में विराम चिन्ह नहीं है, मतलब इसमें से किस में विराम चिन्ह नहीं है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें, तो जो अवतरण चिन्ह, अवतरण विराम होता है, विराम चिन्ह नहीं होता है, अवतरण होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक में भी विराम होता है, रुक जाते हैं। विस्मयबोधक में भी रुक जाते हैं। पूर्ण विराम जहाँ होता है वहाँ भी हम बात को रोक देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात बहुत अल्प समय के लिए रुकती है, नहीं तो नहीं रुकती। यहाँ पर रुका नहीं जाता है, जहाँ रुकते हैं उसी को हम विराम चिन्ह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है संक्षेपण का विलोम शब्द है। मतलब ये जो संक्षेपण शब्द दिया है, इसका विलोम हमें बताना है। तो भैया संक्षेपण का हो जाएगा पल्लवन, ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में हमसे क्या कहा है कि आलोक का विपरीतार्थक पद होगा। देखिए आलोक है, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम, और यही हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोक यानी अंधकार। आलोक का मतलब होता है उजाला, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंधकार। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करें, तो 21 में हमसे पूछा है वर शब्द में प्रत्यय लगाने से बनने वाले सही विकल्प को चुनिए। मतलब ये जो वर है ना, इसमें अगर हम प्रत्यय लगा दें तो कौन सा सही वाक्य ऑप्शन आपका बैठेगा। तो वर में अगर हम प्रत्यय लगा देंगे ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, वरिष्ठ। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में हमसे क्या कहा है, हम नवीन भारत के सैनिक हैं। मतलब हम नवीन भारत के सैनिक हैं, वाक्य में विशेष्य बताइए। तो इसमें जो विशेष्य होगा वो आपका हो जाएगा भारत। क्यों, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहा है, भारत की, और जो विशेषता बताता है वही आपका विशेष्य पद कहलाता है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें कहा है जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं। मतलब कोई क्रिया है, उसका सीधा सीधा फल प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है,
तो उसे क्या कहा जाएगा भैया? उसे कहा जाएगा, यानी व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अकर्मक क्रिया। अगर फल कर्ता पे पड़ लिया है तो अकर्मक हो गई, और कर्म पे पड़ेगा तो वो सकर्मक हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है नराधम का विलोम शब्द चुनिए। मतलब ये जो नराधम शब्द दिया है इसका हमें विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो नराधम का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नरपुंगम। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में पूछा है ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब ए और ए का उच्चारण स्थान की यदि हम बात करें तो ये होता है कंठ तालव्य से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के 25 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो कि अंग्रेजी का है, और इसमें कहा है चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। मतलब करेक्ट पंचुएटेड का हमें जो है प्रयोग करना है इसमें। और पंचुएटेड मतलब विराम चिन्हों की हमसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 की यदि मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेयर हैव यू बीन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्यों गलत है? इसमें यहाँ कॉमा दे दिया, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दे दिया, इसलिए गलत है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। क्योंकि हैव है, हैव यू बीन, ये शुद्ध पंचुएटेड वाक्य है, बाकी गलत है। वेयर 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 हैव यू बीन। क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें तो 27 में क्या रखा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद एन यानी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। मतलब इस वाक्य को पूरा करो और प्रीपोजिशन भरो। अब कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ये हमें बताना। द मैनी वाज डिवाइडेड, आंसर एंड, यानी अनवर है, अनवर एंड राहिद, राशिद। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें तो राशिद और अनवर दो व्यक्तियों के बीच में जब हम किसी चीज को बांटते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में बांटने के लिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में कहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। मतलब कौन सी स्पेलिंग इनमें से सही लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें ये बताना है। तो देखिए 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। ठीक है ना। एप्रोप्रिएट, ये स्पेलिंग आपकी ठीक है, बाकी गलत है लिखी हुई। रट लो इसे, APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, 29 की। इसमें हमसे कहा है एंटोनियम ऑफ द वर्ड। ये जो जीनियस दिया है, ठीक है, जेन्यू, ये जो जेन्यू वर्ड दिया है इसका हमें एंटोनियम बताना। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी उल्टा बताना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात कर रहे हैं। तो जो जेन्यू होता है इसका अर्थ होता है वास्तविक, यानी असली, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? बनावटी या नकली। ठीक है। तो वुक्स हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर वैक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 की। 30 में हमसे क्या कहा है? ये कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब ये नॉलेज दिया है। ठीक है। नॉलेज का अर्थ क्या होता है? नॉलेज का अर्थ होता है भैया ज्ञान, और इसका विलोम यदि हम बात करें तो हो जाएगा अज्ञान, और अज्ञान की क्या दे रखा है ना? इग्नोरेंस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इसमें कह दिया चूज द करेक्ट प्रोनाउन। मतलब इज एट द डोर। ठीक है। इसमें कौन सा करेक्ट प्रोनाउन भरा जाएगा ये हमसे पूछा है। तो देखिए इसमें आ जाएगा हु इज एट द डोर, यानी दरवाजे पर कौन है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में हमसे ये पूछा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। मतलब ये जो दिया है इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, कौन सा अल्टरनेटिव इसके लिए सही बनेगा। ठीक है। लेवल 2 वी इजी ब्रोकन। ठीक है ना। ये लेवल तोड़ने के लिए इजी है। ठीक है ना। इजली यानी आसानी, ब्रोकन माने तोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी वरेटल हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें हमसे पूछा है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब इसमें कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 33 में। ठीक है। तो देखिए यदि हम बात करें
अमन इज ए बॉय। अमन कैसा लड़का है। साधारण बात कही है यानी सिंपल बात कही है, तो सिंपल यानी आपका जो है फर्स्ट डिग्री का प्रयोग होगा इसमें, जो पॉजिटिव डिग्री होती है। तो स्ट्रोंग, अमन, अमन इज माने है, माने कि स्ट्रोंग माने मजबूत, बॉय माने लड़का। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में हमसे क्या कहा है, इसमें क्या रखा है 34 में कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब ये जो वर्ड दिया है इनफेयर जो वर्ड दिया है, इसका सही आंसर यानी करेक्ट वर्ड कौन सा होगा। मतलब यदि मैं बात करूं तो एक तरह से हमसे पूछा है इसमें सिनोनियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं। जो इन्फर होता है इसका अर्थ होता है परिणाम निकालना या नतीजा निकालना या अनुमान निकालना। तो वैसे ही अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा होगा, आपका हो जाएगा डेड्यूस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ निकालना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो 35 में हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब ये जो फ्रॉग दिया है FORK फॉर्क, तो इसका वर्ड बताना हमें कौन सा मीनिंग रखता है। जो क्वेश्चन नंबर 34 में था वही 35 में हमसे पूछा है। और इसके अर्थ की यदि मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है आपका कांटा, यानी फॉर्क माने कांटा और थ्रोन माने भी कांटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कांटा। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें तो 36 में क्या क्या रखा है, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इंटरजेक्शन हमें बताना है। देखिए हर्ष यहाँ पर दे रखा है, तो हर्ष यहाँ पर दे रखा है। हर प्रैक्टिस सेट में ये आ रहा क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। इसमें क्या है, चूज द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मतलब ये जो मेंड दिया है इसका मतलब संबंध किससे है, स्विमिंग से है। और एडिट का मतलब किससे होगा, क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा है। तो जिस तरह से विंड का अर्थ स्विमिंग में है, और वैसे ही एडिट की यदि हम बात करें तो इसका संबंध किससे होगा, वो आ जाएगा आपका मैन्युस्क्रिप्ट से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो 38 में क्या रखा है हमें, द प्लूरल ऑफ द लोयन। ये जो लोयन है, लोयन मीन्स क्या होता है, शेर। और शेर का हमें बहुवचन बनाना है, यानी लोयन माने एक शेर, और बहुत सारे शेरों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो लोयन का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा आपका लोयंस, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में हमसे पूछा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग पूछना यानी यस नो में उत्तर देना होता है इसका। ही हैजंट हेल्प द पुअर, यानी वह गरीबों की सहायता नहीं करता है। यस या नो, करता है या नहीं करता है, ये हमसे पूछा है। तो देखो यहाँ जो दिया है ना, डजंट यानी डज नॉट, यानी आपका निगेटिव दिया है। तो क्वेश्चन टैग अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव आंसर होगा, और पॉजिटिव है तो आंसर निगेटिव होगा। 39 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डज ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 में हमसे क्या कहा है, चूज द मैनीफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड। यानी ये जो स्पेलिंग दी है LUPMP, इससे कौन सा शब्द बनेगा जिसका अपने में कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लम्प। अब यदि हम बात करें तो शब्द ये बात ये भी आती है कि जो प्लम्प शब्द बनाया गया है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मोटा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, यानी 41वां जो क्वेश्चन है। इसमें कहा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए नाउन दैट सूट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अंटिलीज आर यूजली मेड ऑफ। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्लूरल आएगा, कौन सा बहुवचन आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टील। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में हमसे क्या पूछा है, 42 में हमसे पूछा है कि रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। मतलब ये जो वाक्य दिया है आपका कौन सा, सी रिटर्नड 2 days एगो, वह 2 दिन पहले वापसी हो गई थी, यानी वापस आ गई है। अब इसका हमें ये बताना है कि ये जो वाक्य है ये किस टेंस का है, किस काल का है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्यों,
क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रिटर्न माने वापसी और रिटर्नेड माने मतलब ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में क्या कहा है, चूज द करेक्ट वर्ब, यानी 200 रुपीज नॉट ए बिग अमाउंट फॉर दिस बुक, यानी 200 यानी 200 रुपये इस किताब का बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। तो इसमें करेक्ट वर्ब का प्रयोग हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो इसमें आ जाएगा इज, क्योंकि 100 रुपीज ये एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। इसमें क्या रखा है, चूज द करेक्ट वर्ब द विल हैव स्पेल्ट बिफोर यू। ठीक है, इसमें कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गो। वाक्य पढ़ कर देख लो, खुद पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो 45 में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब टू मेक द गिवन सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये टेंस है, इसमें कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है। यह है वार्ब माने भोगना होता है। ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, यानी सफ़ेद और वाइट यानी सफ़ेद और काला कुत्ता भौंक रहे हैं। तो ई जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की। तो इसमें कहा चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस। मतलब ये जो वाक्य दिया है इसमें कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 में। तो देखिए आई गोट वन, तो वन और से वोविल से शुरू हो रहा है, ए आ जाएगा आपका। 1 रुपीज नोट ऑन द रोड, यानी मुझे सड़क पर 1 रुपये का एक नोट मिला। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो 47 में क्या कह रखा है भैया, 47 में क्या है, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन एडमेटिक एक्सपेंसिव, मतलब ईडीएम बताना क्वेश्चन नंबर 47 में। ठीक है, तो देखिए ये कह रिया है टू ड्रा द लाइन, मतलब लाइन खींचना। इसका हिंदी अर्थ की यदि हम बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होगा सीमा निर्धारित करना या हद तय करना। अब इसका यही सेम अर्थ किस में निकलेगा, 47 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में निकलेगा, यानी टू सीट लिमिट है, यानी लिमिट तय करना। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें तो 49 में कह रखा है कि चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, मतलब ये जो दिया है डू और डाई, यानी करो या मरो। तो डू एंड डाई में हमें ये जो सेंटेंस दिया है इसमें हमें सब्जेक्ट पूछा है, सब्जेक्ट फॉर्म पूछी है क्वेश्चन नंबर 48 में। तो सी आंसर हो जाएगा, यानी इसमें यू है, और यू क्या है, छिपा हुआ, हिडन मिस होता है छिपा हुआ, यानी तुम करो या मरो। तो यू है और यू छिपा हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें इसमें क्या है, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ एंचेंटर, यानी ये जो दिया है आपका इंचेंटर, इसका हमें जो है फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग बताना है क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें। तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फैथोनिज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 में क्या कह रखा है, 50 में कहा है हमसे कि फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइंस, मतलब ये जो लाइन दी है क्या, इज दिस दैट फेस, द फेस यानी फेस दैट लंचड ए थाउंड शिप एंड वर्निट द टोपलिस टू वर्स ऑफ इलियम। ठीक है, इलियम। तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर बी यानी हाइपरबोली, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, 25 हिंदी के हो गए, 25 इंग्लिश के हो गए। अब हम बात करते हैं जीके के पोर्शन की। तो जीके में पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे पूछा संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो 52 में कह रखा है कि गुलाम वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है, मतलब जो मुगल वंश का शासक था बाबर, उसकी आत्मकथा की हमसे बात पूछ रहा है, तो उसका नाम बाबर से बाबरनामा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 53, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो गुरु जल का रासायनिक संगठन होता है आपका D2O, ठीक है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोल देते हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 में हमसे पूछा है निम्न में से किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? मतलब सोडियम की कमी किसके कारण हो सकती है? तो दस्त के कारण सोडियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, जिसे अधिक लैट्रिन लग जाती है ना, उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए जो टिहरी बांध है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में है और भागीरथी नदी पर है, ठीक है। भीलांगना और भागीरथी नदी का जहाँ संगम होता है वहीं पर टिहरी बांध बना हुआ है, और इसी के लिए चिपको आंदोलन भी चला था। कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रावण बेलगोला गए थे? तो देखिए चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे जो भद्रबाहु के साथ ये श्रवण बेलगोला गए थे, और यहीं पर इन्होंने अपने जीवन का त्याग किया था, यानी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी, ठीक है। जैन धर्म को मानने वाले थे ये। क्वेश्चन नंबर 58 की यदि हम बात करें तो ये पूछा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो भैया रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। बताओ कब की थी, कमेंट बॉक्स में बता देना। ये भी पूछा जाता है ना कि कब स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की यदि हम बात करें तो 59 में कहा है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो भैया लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, जो कि कुत्ते के काटने से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? मतलब हंसाने वाली गैस का रासायनिक फार्मूला हमसे पूछा है, तो N2O, यानी इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे कहा है कि GUI का संक्षिप्त रूप किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब कुल मिलाकर GUI की फुल फॉर्म हमसे पूछी है, तो इसका हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो इसमें हमसे पूछा रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये जो रणजी ट्रॉफी दी जाती है ना, ये क्रिकेट में दी जाती है, यानी क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करें तो इसमें हमसे क्या पूछा है, रिक्त स्थान दिया करिए को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 63 में, तो भैया किसको होती है? विधानसभा राज्य में होती है, तो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र शुरू करने और समापन करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे क्या कहा है कि 20 जून 1776 को ब्लैक होल की घटना निम्नलिखित में किसके शासनकाल में घटित हुई थी? मतलब जब ये 20 जून और 1756 का समय था, उस समय एक घटना घटी थी ब्लैक होल की घटना, ये किसके शासनकाल में घटी थी ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी सिराजुद्दौला, ठीक है। लगभग 143 के आसपास लोग इसने जो है एक काल कोठरी में भर दिए थे, और अगली सुबह को जब खोला था तो कुछ ही बचे थे, वरना सारे मर गए थे, और ये सारे अंग्रेज थे, ठीक है ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, इसमें कहा ध्वज गीत की रचना किसने की थी? यानी ध्वज गीत की रचना की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, तो ध्वज गीत कौन सा है आपका? झंडा गीत, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। 66 में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 66 में कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य अथवा दो विभिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 की यदि हम बात करें तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इकोटोन कहलाता है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। इसमें हमसे पूछा है 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो भैया 1178 में मोहम्मद गौरी को जो पराजित करने वाला शासक था वो था आपका भीम द्वितीय, ये गुजरात का शासक था। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 में कहा ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? मतलब जो ब्लैक होल की घटना है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने, और इन्होंने जो है चंद्रशेखर सीमा दी थी 1930 में, और इस पर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये भारतीय हैं।
कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में। तो 69 की यदि हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, सही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये सही है। ओजोन परत संरक्षण 23 मार्च को मनाते हैं, ये गलत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को मनाते हैं, ना कि 23 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें, 70 में कह रखा है कि समाज सेवा समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। मतलब ये मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है ये हमसे पूछा है, तो फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। मतलब दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी बनाने वाला बादशाह कौन था, ये हमसे पूछा है। तो वो इल्तुतमिश था, जो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जबकि संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इसने ज्यादा काम किया तो ये वास्तविक कहलाया। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रखा है कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, यानी बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में हमसे पूछा है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। ये जो पटाखा है किस देश की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मकाऊ देश है इसकी मुद्रा है वो पटाखा यानी करेंसी। क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे पूछा है कि NIC का पूरा नाम क्या है। तो जो NIC है इसके पूरे नाम की यदि हम बात करें तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है। तो भैया देखो, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 75 में। तो सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ दिया जाता है, व्यास दिया जाता है, यानी कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की। तो 76 में हमसे क्या पूछा है कि संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने से प्राप्त होता है। मतलब अगर मैं इसे अंकों में लिखूंगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5,09,04,988 डी आंसर हो जाएगा। और आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो इसमें कहा है दिया गया दिया गया त्रिभुज भुजा के आधार पर निम्न में से किसे दर्शाता है। तो देखिए त्रिभुज का क्वेश्चन है, अभी मैं आपको त्रिभुज दिखा देता हूँ। 77 की यदि हम बात करें तो देखो एक भुजा तो ये हो गई PQ, एक हो गई PR और एक हो गई QR। मतलब इनमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ये इसकी लंबाई और है, इसकी लंबाई और है, इसकी लंबाई और है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 में क्या कहा है, देखो 78 है हल करने का। अब मैं इसको आपको हल करके दिखा देता हूँ। तो थोड़ा मैं स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ और आपको क्वेश्चन हल करके दिखा देता हूँ। इसमें कह रहा है 5/5 गुणा 5 और 5/5 का 5 का मान निकालिए। ठीक है, तो ये कोई सवाल बताने योग्य नहीं है, बहुत इजी है। आपको अभी फिलहाल देख करके डर लग रहा होगा। चलिए मैं इसको हल कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 78 को। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये दिया है 5 5, फिर है भाग 5 यानी बटे में 5 रख लो, और गुणा कितना हो गया 5। तो मतलब इस 5 से 5 को काट दूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे की प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। नीचे दिया 5/5 का 5, देखिए यानी 5 भाग 5 का चिन्ह हटाऊंगा, फिर 5 तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, यानी ऊपर कितना आ गया 5 और नीचे आ जाएगा 5 पंजे 25। और यदि हम बात करें 25 की, और 25 ये हो जाएगा बटे 5/25। ठीक है, और इसको यदि मैं हल करूंगा तो कुल मिला करके आपका आंसर आ जाएगा 25।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। 79 में हमसे क्या कहा है? 79 में कहा है वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जिसका 12.5% 80 है। ठीक है, 12.5% 80 है, इसका मतलब क्या है, जरा हल कर लीजिए इसको। कैसे करेंगे हम? देखो, संख्या मान ली हमने कितनी, x। ये कह दिया x का 12.5 यानी 12 दूनी 24 और 1 25, यानी गुणा 25/2 का कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। तो ऐसा करो, ये x तो यहीं रहने दो और 25 भी यहीं रहने दो, और यहाँ परसेंट चल लिया था। ठीक है, परसेंट की जगह कितना लगा देंगे हम, 100 लगा देंगे बटे में, और 2 नीचे आ जाएगा गुणा में, और बराबर कितना आ गया, ये 80 इधर चले गया। 25 कन 25, 25 चौका 100, और ये कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 यानी x/8, और बराबर कितना हो जाएगा, 80। अब इस 8 की उधर जा करके गुणा हो जाएगी। ठीक है, 8 की दूसरी साइड जाके गुणा हो जाएगी, तो कितना होता है, यानी x बराबर, जब 80 की गुणा 8 से करूँगा तो 8 अट्ठे 64, यानी 640 आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में ये ही दिया है। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 में क्या कहा है कि यदि 1 रुपये 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपये बन जाते हैं तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे ये पूछा है। तो देखो भैया, ब्याज की दर पूछ लिया है। अब साधारण साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगाएंगे, और उसमें जब हम आर निकालेंगे तो हो जाएगा R/SI, सिंपल इंटरेस्ट, गुणा 100, और इसके बटे में आ जाएगा आपका मूलधन यानी P और गुणा T। अब सबके मान रख दो। आर तो हमें ज्ञात करना, साधारण ब्याज हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, मतलब साधारण ब्याज सुनो कैसे निकालेंगे हम। 1 रुपये था, ये 1 रुपये था, 1 रुपये से कितने हो गए, 9, तो ब्याज कितने का मिला उसे, 8 का। 8 गुणा 100 ऊपर चल ही रहा है, बटे पी का मान कितना है, पी के मान की यदि मैं बात करूं तो कितना रुपया था, 1 रुपया था, 1 गुणा, और यदि हम बात करें टी यानी समय कितना हो गया, 60 वर्ष हो गए। लो जी, इसको हल कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, अब 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो कितना हो गया, 10 चौक 40/3, यानी कुल मिलाकर आर बराबर कितना आ गया, 40/3। अब इस 3 को जब हम 40 को 3 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, जब 40 को हम 3 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 13 सही 1/3, यानी 13 तिया 39 होते हैं ना, तो 13 सही 1/3% ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। 81 में क्या कहा है, 81 में हमसे कहा है कि 15 28 72 37 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इन सब की गुणा करके जब हम इकाई का अंक निकालेंगे तो वो कितना आएगा, हमारा इकाई का अंक आएगा 0। जैसे देखो, 5 अट्ठे 40, और 40 की 2 से गुणा कर देंगे तो 40 दूनी 80। ठीक है, और 5 अट्ठे 40, 40 दूनी 80 और 7, ठीक है, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की यदि हम बात करें, इकाई का अंक हमसे पूछ रहा है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए। करके देख लेना गुणा भाग जो इकाई का अंक है। देखो इसमें क्या है, 2a + b 3a + 5c के योग से इतने को घटाओ। तो कैसे घटाएंगे, बहुत हल्का सवाल है, आप खुद भी कर सकते हैं। यानी ये दिया है 2a + b, इसमें इसका योग करना है, किसका, 3a और -5c, इसमें से घटाना, क्या घटाना, a और -2c। ये a + 2c है ना, लेकिन जब माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2c हो जाएगा। देखो 2a में 2a और ये हो गया 3a, 2a 3a कितना हो गया, 5a, 5a में से 1 घटा दूंगा तो 4a आ जाएगा, और v तो अकेला है ऐसे ही रहेगा। अब 5c में से 2c घट जाएगा तो प्लस के 3c आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका, यानी 4ab + 3c, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाए, 4a + b + 3c। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा, यानी 83। देखो 83 में क्या कह रखा, इसमें हमसे कहा है
कि इसका संक्षिप्त रूप लिखिए। 135/62 भैया गुणा भाग कर लेना, 5 से काट लेना, 5 से काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की यदि हम बात करें तो 84 में कहा है कि मतलब एक दुकानदार एक इंडेक्स कुकर 2,750 रुपये में खरीदता है और 2,860 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अरे देखो, खरीदा कितना था उसने, मतलब बेचा उसने 200 यानी 2860 रुपये का बेचा, 2860 रुपये का बेचा है। खरीदा कितना था, 2750 रुपये का खरीदा था। तो पहले तो उसका लाभ निकाल लो। जब मैं 2860 में से 2750 घटा दूंगा तो उसका लाभ कितना आएगा, उसका लाभ आएगा 110 रुपये का। 110 रुपये का लाभ आ गया। हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करूंगा, 110 तो ऊपर रख दूंगा। कितने पे लाभ हुआ है, 2750 पे, तो 2750 आपका नीचे आ जाएगा और गुणा प्रतिशत में निकालने के लिए कितना आएगा, 100। अब इसको काट पीट कर लो भैया, देखो, यानी इससे 0 से 0 काट दो, ठीक है। और यदि हम बात करें काटने के बाद मेरे ख्याल से 11 से ही कट जाना चाहिए, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंजे 55, ठीक है। तो 11 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 25 बार, और 25 से इसे काटूंगा 25 चौका 100 बार कटेगा, और 4 है ये, 4%, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 में क्या कह रखा हमसे कि इतने इतने का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, देखो 81 है, 81 किसका वर्ग है, 9 का। 9 बटे कितना हो जाएगा, 21 गुणा 15 है, 15, और ये दिया है 9, 9 किसका वर्ग है, 3 का, गुणा ऊपर 21 दिया है। अब 225 किसका वर्ग है, 15 का है। देखो 15 से 15 कट गया, 21 से 21 कट गया, 3 तिया 9, तो कुल मिलाकर आपका क्या बचा, 3, और यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात कर रहे थे। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में क्या कह रखा है जरा देख लीजिए। इसने हमसे 86 में कहा है कि मोटरसाइकिल के एक टायर का मूल्य 466 तथा ट्यूब का मूल्य 226 रुपये है। टायर ट्यूब के 300 यानी 3600 जोड़े खरीदने के लिए कुल कितने धन की आवश्यकता होगी। देखो भाई, इसमें क्या करना है, यानी टायर और ट्यूब के जोड़े खरीदने हैं हमें, ठीक है। देखो, यानी जो ट्यूब है, ट्यूब का मूल्य 226 है और टायर का मूल्य 466 है। इन्हें दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 226 और 466 को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद बनेगा 692, 692, ये एक जोड़े का मूल्य आ गया। और हमसे पूछ रहा क्या कि ट्यूब के 3600 जोड़ों का मूल्य बताओ। तो भैया इसे 3600 गुणा कर देंगे, यानी 692 गुणा 3600, यानी इसकी गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 2491 200। ऑप्शन नंबर ए, गुणा करके देख लेना, हो सकता है यही हो, ठीक है। इनकी गुणाई तो करनी है, अब इतना तो कर ही लोगे, इतना भी नहीं होगा तो फिर यार बेकार है। क्वेश्चन नंबर 87 की हम बात कर रहे हैं। इसमें कहा है 11 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यदि पहली संख्या 7, पहली 7 संख्याओं का योग 17 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 19 हो, मतलब 11 संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, पहली 7 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 7 संख्याओं का औसत, तो पहली 7 का योग निकाल लो, 7 का योग निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 17 गुणा 7, और हम जानते हैं 17 17 कितने होते हैं, 17 17 119 होते हैं, कैरिया है, तथा अंतिम 4 का औसत 19 है। तो अंतिम अंतिम 4 का योग निकाल लो, अंतिम 4 का योग निकालो, कितना हो जाएगा, 19 गुणा 4, यानी 19 गुणा 4, और 19 की यदि हम बात करें तो 19 चौक कितने होते हैं, 19 चौक होते हैं 76, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे ये पूछ रहा है कि 11 संख्याओं का औसत बताओ। तो कैसे करेंगे, अरे 76 और 119 जोड़ दो, 76 और 119 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 195, और 195 को 11 से भाग दे देना, तो कितना आ जाएगा, 11 से भाग देने पर ये आ जाएगा आपका 11 से भाग देने पर 1772। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे कहा है 0 3 4 7
कॉमा 9 और 5 से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर बताओ। देखो ये दिया 0, 3, 4, 7, 9, 5 से बड़ी संख्या बनाओ, तो पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी रख लो। ठीक है, अगर मैं बात करूं बड़ी संख्या की, तो बड़ी संख्या हमारी क्या बनेगी, ये बनेगी तुम्हारी यानी 9, 7, 5, 4, 3, 0। और वहीं हम बात करें छोटी संख्या की, तो छोटी संख्या आपकी क्या बनेगी, ये बनेगी 3, 0, 4, 5, 7 और 9। इसमें से इसे घटा दो। अब घटा तो लो गई, घटाने के बाद जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, इसमें कहा है कि 800 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। क्वेश्चन नंबर 89, 800 मीटर प्रति सेकंड। देखो क्या करना है, हमें ये करना है 800 मीटर है, तो ये हो गया आपका 800 मीटर। इसको किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। फिर दिया है कि प्रति घंटा में बनाने के लिए 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में मिनट होते हैं आपके 60, यानी घंटा बनाने के लिए इसके बटे 1/60 कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी बीच वालों की गुणा आपस में कर दो और इनकी गुणा आपस में कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800 गुणा 60 और नीचे आ जाएगा आपका 1000। तो 1 2 1 2 1 2 और ये तीनों और 6 48। ठीक है, 6 48, तो ये क्या हो गया आपका 48, ये हो गया 48 आपका किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 108 भाग 36 का इतना इतने का मान क्या है होगा। भाई देखो कैसे करेंगे इसको, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ घटा गुणा भाग करनी है, कर लेना। ये लिख लेंगे 1/36 और बाकी ये दे रखा सबको कर लेना, आराम से इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रखा है कि 30/12, 2 सही 1/4 में 15/8 का में से बताओ। ठीक है, तो सबको भिन्न में बना लो। इसका 30/12, इसका क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 और ये 15/8। अगर में से पूछा है तो ऊपर लिख दो में से बटे ले से, इसमें ये कर देना ऊपर में से और नीचे कर देना ले से। ऊपर वाले का में से निकाल लेना, नीचे वाले का ले से निकाल देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/8 आपका आंसर आएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कर लेना, इतना भारी नहीं है, ज़्यादा सॉल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आजकल के बच्चे लॉन्ग वीडियो देखना पसंद करते नहीं, रील चाहे कितनी भी दिखवा लो, पूरा दिन रील देखते रहेंगे, थोड़ी देर हंसेंगे, बाद में अगली रील देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है 1 कुंतल गेहूँ 900 रुपये का है, 7 किलोग्राम गेहूँ कितने का है। तो देखो 1 कुंटल कितने का, 1 कुंटल में होते हैं 100 किलो, यानी 900 किलो गेहूँ, 1 कुंटल गेहूँ जो है वो 900 रुपये का, तो 7 किलो गेहूँ कितने का होगा। तो पहले भैया एक का निकाल लो। देखो ये 900 रुपये का है, कितना 1 कुंटल, और 1 कुंटल में कितने होते हैं 100। लो जी, कुल मिलाकर के 9 आ गया। अब हमसे पूछा है 7 किलो गेहूँ कितने का होगा, तो 9 गुणा 7 और 7 नम कितने होते हैं 63। कहाँ है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रखा है, जरा इसको सुन लीजिए। इसमें कहा है कि तरबूज के भार में 90% पानी होता है, 25 किलोग्राम तरबूज में पानी की मात्रा बताओ। इसमें क्या बताना, देखो तरबूज का भार कितना है 25 किलोग्राम, पानी की मात्रा पूछ गया हमसे। तो भैया देखिए, यदि मैं बात करूं तो 25 किलो तो वजन है और 90% क्या है, पानी है। प्रतिशत हटा के बटे में कितना लगा देते हैं हम 100। ठीक है, 25 कन 25, 25 चौका 100, यानी हो जाएगा 90/4। और जब 90 को मैं 4 से भाग दूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा है हमसे, इसमें कह रखा है कि 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। 8 और 18 का मध्यानुपाती की यदि हम बात करें तो आराम से निकाल लेना। कैसे निकालेंगे, देखो एक तो दिया हमने 8, ये दे दिया 8, अनुपात एक x मान लो, एक समानुपात दूसरा भी x मान लो, और अनुपात कितना दिया है 18। तब हम क्या करेंगे,
इन दोनों की गुणा आपस में हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा आपका 8 गुणा 18। अब यदि हम बात करें एक्स स्क्वायर, 18 अट्ठे कितने होते हैं 144 होते हैं, नहीं इधर का वर्ग इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा। और यदि हम बात करें 144 किसका वर्ग है, ये 12 का, यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भैया वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें निकालनी होती है वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा 25, भुजा निकाल लो। देखो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दिया 25। अब इधर का वर्ग इधर जाकर वर्ग बन जाएगा, इधर चढ़ जाएगा, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, यानी 25 किसका वर्ग है 5 का, तो भुजा आ गई कितनी 5। अब हमसे पूछा वर्ग का परिमाप बताओ। अगर परिमाप की यदि हम बात करें तो परिमाप क्या होता, परिमाप होता है आपका यानी 4 गुणा भुजा। तो 4 और गुणा भुजा कितनी आई है 5, तो परिमाप कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। 96 में क्या कह रखा है जरा इसको देख लीजिए। भैया इसमें क्या करना है, इतने इतने को हल कीजिए। अरे इन दोनों को जोड़कर ये दोनों घटा दो, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। 97 में क्या कह रखा है, अश्वनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 45,000 रुपये जमा करता है। बैंक अश्वनी को कितना ब्याज देगा। तो भैया बैंक अश्वनी को कितना ब्याज देगा, अरे साधारण ब्याज का सूत्र लगा दो। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है पी गुणा आर गुणा टी, यानी मूलधन दर गुणा समय और सबके बटे 100। ठीक है, अब सबके मान रख दो, कितने पैसे हैं 45,000 रुपये, लो जी 45,000 रख दिया, गुणा आर यानी कितनी रेट है 5%, और समय कितना है 4 वर्ष, गुणा 4 रख दो और सबके बटे 100 कर दो। 1 2 1 2 2 जीरो कट गए। अब इन सब की गुणा कर दो, 5 चौक कितना हो गया 20, 20 और 45 कितना हो जाएगा आपका 9,000 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 9,000, और कौन से ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98 में हमसे कहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 80 और 70 मीटर है। 0.50 वर्ग प्रति मीटर की दर से मैदान में घास लगवाने का व्यय कितना होगा। मतलब एक आयताकार मैदान है, लंबाई 80 है और चौड़ाई 70 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, मैदान आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो होता है भैया वो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है 80, चौड़ाई कितनी दी है 70। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल निकाल लो, यानी इंग्लिश में एरिया बोलते हैं इसको, यानी 80 गुणा 70। 80 गुणा 70 तो 8 सत्ते कितने होते हैं 56, यानी 560 एरिया आ गया। क्षेत्रफल कितना आ गया उसका 560 आ गया, है ना। हाँ 2 जीरो हो भाई, 1 जीरो और होगा, 5,600 आ जाएगा गुणा करेंगे तो इनकी। हमसे पूछ रहा है क्या कि इतने क्षेत्रफल में इतने के हिसाब से 0.5 के हिसाब से कुल खर्च कितना आएगा। तो भैया क्या करना है, ये जो दिया है ना आपका 5600 गुणा 0.50 से इसकी गुणा कर दो, और आप जब इसकी गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा 2800। अब गुणा करनी तो आती होगी, ये नहीं आती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। इसमें कहा है एक मोटरसाइकिल 49,454 में बेची, यदि विक्रेता ने 9,530 की हानि हुई तो उसे मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 में, अरे भैया जितने की बेची है और जितने की ली है, ठीक है ना, तो इसे घटा दो और घटाने के बाद आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी वो उसने मोटरसाइकिल बेची 49,454 में, तो हानि कितने की हुई, हानि कितने की हो रही है इतने की, तो उसका जो है
विक्रय मूल्य निकाल लो। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो जितने की मतलब वो विक्रेता ने इतने की हानि हुई, तो हमें जो है क्या निकालना होगा इसमें, हाँ हानि निकालनी होगी, सही है, हानि निकालो भाई। देखो हानि कैसे निकालेंगे, उसने इतने रुपए की बेची, इतने की हानि हुई। अच्छा क्रय मूल्य पूछ दिया हमसे, ठीक है, हानि निकालो पहले। हानि तो दे रखी है, इतने की हानि, इतने की उसने बेच दी, इतने की हानि हुई, तो इसमें से इसे घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना, इसमें क्या करना है, अच्छा ओ हानि हुई है, दोनों को जोड़ दो भैया। देखो 49,454 रुपए की उसने बेच दी। उसे हानि कितने की हुई, उसे हानि हुई 9,530 रुपए की। इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो राइट आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा। भाई देखो उसने इतने रुपए की बेच दी, इतने रुपए की हानि हुई, अगर इतने और इसमें जोड़ देंगे तो उसका मूल्य निकल जाएगा, और यही हमने कहा है, यही हमने बताया है। तो यदि हम बात करें तो लगभग 5,000 यानी 58,984 रुपये आना चाहिए, 58,984, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और वो बात ये है, ज़रा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए मेरी बात को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो हमें ज़रूरत है और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर की, तो आप मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, कोई आपसे रुपया पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो हम भी टारगेट को प्राप्त कर लें जल्दी से, हम भी डिजिटल हो जाएंगे, अच्छी अच्छी सभी टीचरों को रख करके क्लासेस अभी चलाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें अपने यार दोस्तों में, और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, प्लीज़ प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। मैं आपका यूपी का रहने वाला हूँ, वीरेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है। तो प्लीज़ कृपा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने यार दोस्तों से इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करके बाद में शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 100 की यदि हम बात करें, इसमें कहा 1 मीटर कपड़े का मूल्य 60 रुपये है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। अरे लो भाई, 1 मीटर का, जो 1 मीटर है, 1 मीटर का मूल्य कितना दिया है, 60 रुपये। तब हमसे पूछा 15 मीटर का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 15 मीटर का मूल्य निकालने के लिए 60 गुणा 15 कर देंगे। और यदि हम बात करें तो कितने होता है, 15 छक्का 90, और एक जीरो ये है 900। तो हमसे रुपये ही तो पूछ गया कि कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो भैया 900 रुपये होगा, और ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। दूसरी विशेष बात भैया ये है, चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो सब मैं चैनल पर डालता रहूँगा। पेपर की डेट अभी आई नहीं है, बहुत जल्दी डेट आने वाली है, और यदि आप डेट आने के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होगी। ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने यार दोस्तों से बोल देना सब्सक्राइब करने के लिए। आपके फ़ोन में जितनी भी सोशल मीडिया की साइट है, व्हाट्सअप है, स्टेटस पर लगा दो, व्हाट्सअप में ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दो, और आप फेसबुक चलाते हैं वहाँ पर शेयर कर दो, इंस्टाग्राम चलाते हैं वहाँ पर शेयर कर दो। प्लीज़ बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। और आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन एआर पे। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह। और भी जो भी भर्ती आएगी, हर भर्ती का प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, क्लास भी चलाएंगे। मैंने अलग से यूट्यूब पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जीके जीएस के सेट डाल रखे हैं, वो देख लेना। हिंदी के सेट भी डाल रखे हैं, जीके के भी डाल रखे हैं, और आपका आरओ एआरओ का भी प्रैक्टिस बैच हम चला रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद।